नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। आप मेरे हाथ के अंदर ये फोन देख पा रहे होंगे। भले ही है तो एक छोटा सा डिवाइस है, तो एक छोटी सी मशीन, लेकिन अगर बात की जाए इससे होने वाले रोगों की तो वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि शारीरिक से ज्यादा आजकल मानसिक रोगी हो चुके हैं। चाहे लॉकडाउन की बात की जाए, लॉकडाउन के अंदर घर बैठे बैठे लोग स्ट्रेस हो गए थे, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। और अगर अब बात कर ली जाए बच्चों की, एग्जाम्स है, एग्जाम्स के अंदर मेंटल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल पनीकर। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट है और आपकी जितनी भी क्वेरीज है आप वो इनसे ले सकते हैं। आज मेरे साथ जो है अनिल पनीकर आपके साथ जुड़ने वाले हैं लाइव सेशन के अंदर। चाहूंगी कि लगातार आप लोग भी मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहूंगी। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप लोगों को भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर कोई भी मानसिक बीमारी के आप लोग शिकार हो रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर अनिल आज आपको बताएंगे कि उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी मेन बात जिसके लिए आज मैं डॉक्टर अनिल को यहाँ पर लेकर के आई हूँ वो है एग्जाम से जुड़ी हुई, क्योंकि बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर ज्यादा पड़ता जा रहा है। बच्चे जो है एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसके अंदर बच्चों को क्या करना चाहिए। हालांकि कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था कि बच्चों को कठिन क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। हालांकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि इजी क्वेश्चन बच्चा अगर पहले अटेम्प्ट करे तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है हल कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि कठिन क्वेश्चन जो है, मुश्किल क्वेश्चन जो है वो बच्चा पहले हल कर ले। लेकिन उसके बाद आपको बता देती हूँ कि वो कंट्रोवर्सी के शिकार हो गए थे, ट्रोल किया जा रहा था बार बार। उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इसी से आप लोग जान सकते हैं कि जो अब उनका प्रोग्राम चल रहा है परीक्षा के ऊपर चर्चा, वो कितना आप लोगों के लिए सही है और कितना नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस तरीके का ट्वीट करना कितना सही मानते हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर लिख करके बताइए। क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जिसे सब फॉलो करते हैं वो इस तरीके के लापरवाह ट्वीट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग जो है देश चला पाएंगे। लेकिन अभी बता देती हूँ आपको, इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनिल अभी यहाँ पर मौजूद है, जो आपकी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, आपके बच्चों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आपके बच्चों को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो एग्जाम से जुड़ी हुई तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। चाहूंगी सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फिर आपको डॉक्टर अनिल से मिलवाती हूँ, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तो सारे आपके रिप्लाई जो है आज डॉक्टर अनिल देने वाले हैं। डॉक्टर अनिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर लाइव सेशन के अंदर। थैंक यू। ठीक है, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया जाना कि पहले कठिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उसके बाद सरल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना सही मानते हैं? ये काफी गलत हुआ ऐसा, और मेरे ख्याल से वो खुद भी रियलाइज कर गए, तभी ये ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। क्योंकि एग्जाम में अगर बच्चे कठिन क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो उनका मनोबल गिर सकता है और समय खराब होगा, और बाद जो उनको आता है वो भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन सबसे आसान है, जिनको वो ज्यादा अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले वो उसको अटेम्प्ट करें, फिर मुश्किल की तरफ जाते हैं। क्योंकि मुश्किल अगर नहीं भी हल हो पाया तो भी कम से कम पहले जो स्कोर करना था वो स्कोर तो वो कर चुके। तो इसलिए ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा काफी गलत था, और शायद वो रियलाइज कर गए कि वो गलत है। ठीक है, मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और कमेंट करके जो है मुझे अपने सवाल बताते रहिए, क्योंकि अभी मेरे साथ डॉक्टर अनिल मौजूद है और मैं सभी आपके सवाल यहाँ पर सुन रही हूँ। शुभू मोगा जी कह रहे हैं, सर गुड आफ्टरनून, शायद आपके स्टूडेंट है ये। गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड आफ्टरनून शुभू। और डॉक्टर अनिल कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल आगे मुझे ये बताइए कि अब एग्जाम्स आने वाले, बच्चे मेंटल प्रेशर दूर करने के लिए क्या करें, और जो ये डिवाइस है इसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आज 10th के बच्चों की बात कर ली जाए, +2 के बच्चों की बात कर ली जाए, हालांकि अगर मैं अपने घर की भी बात करूं तो 2nd क्लास के बच्चे, 1st क्लास के बच्चे वो भी फोन के अंदर देख करके अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो इससे कितना असर पड़ रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर? बहुत ज्यादा ये कंसंट्रेशन खराब करता है मोबाइल फोन्स का हाथ में होना। एक तो होता है कि मोबाइल फोन आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जनरली ये देखा गया है कि अगर आप 5 मिनट का आपका काम है और 5 मिनट का काम खत्म होने के बाद फिर आप इधर उधर बिखरना शुरू होते हैं मोबाइल फोन को लेके, और मोबाइल फोन्स के कारण जो है आपका स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है। बच्चों के हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में माँ बाप जो है अपना काम कम करने के लिए या बच्चों को बिजी रखने के लिए भी मोबाइल फोन थमा देते हैं।
तो मोबाइल फोन्स की खासियत ये होती है कि उसमें सारी चीजें बहुत फास्ट चेंज हो सकती हैं। स्नैप आप स्वाइप करते रहते हैं, तो जितना ज्यादा आप स्वाइप करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो कम होता जाता है, और फिर इसका असर उनकी मेमोरी के ऊपर पड़ता है। वो ज्यादा देर तक एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और हमने देखा है कि ये कॉलेज के बच्चों में जैसे जैसे ग्रो होता है उनमें तो इसका असर और ज्यादा भयानक हो जाता है, क्योंकि ये उनके रिलेशनशिप के ऊपर असर करने लग जाता है कि वो रिश्तों में भी ज्यादा ठहराव नहीं रखते, उसमें भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, ये उस हद तक इसका असर रहता है। अच्छा, यानी कि आजकल जो डिवोर्स की प्रॉब्लम ज्यादातर आ रही है, मेरे ख्याल से वो इसी फोन की वजह से आ रही है। काफी बड़े हद तक, क्योंकि पहले ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, अब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, और इवन मल्टीपल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बढ़ गई। स्टेबिलिटी है नहीं, क्योंकि आप हर छोटे से छोटे टाइम गैप में खूब एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिलेशनशिप के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लोग अपना खालीपन जो है वो रिश्तों से, रिलेशन से भरने की कोशिश करते हैं, और मोबाइल उसमें उनका साथ देता है। तो मोबाइल फोन एडिक्शन एक रियलिटी है और एक प्रॉब्लम है, और इसको अगर आप सही समय पे हैंडल नहीं करेंगे तो इसके कारण एग्रेशन, एंजाइटी और अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ आपको लेके भी जाएगा ये। क्योंकि आप सोशल मीडिया में तो आपके कई हजार दोस्त हैं, लेकिन असल में आपकी किसी एक आदमी से भी ढंग से बातचीत नहीं, तो अकेलापन बढ़ाता है। बहुत लोगों की पहले ये मानना था कि इससे अकेलापन दूर होता है, बल्कि ये आपको और ज्यादा अकेला करता है, तन्हा करता है। तो इसलिए इस मोबाइल फोन के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है। बच्चों को आप मोबाइल फोन देते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी से दीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए कि जब आप इसको यूज करेंगे, या कम से कम ये फिक्स कर लीजिए कब आप यूज नहीं करेंगे। क्योंकि रात को सोने से पहले बहुत लोगों की आदत है कि वो मोबाइल चेक करके फिर सोते हैं। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं ज्यादातर, तो वो भी उस पर भी मैसेज चेक कर रहे होते हैं कि लास्ट व्यू मैसेज कौन सा है, गुड नाइट के मैसेज के साथ में, और वो कई बार बातचीत में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर रात को बहुत लेट सोते हैं, तो सुबह ऑब्वियसली आप फ्रेश नहीं उठेंगे। और ये बच्चों के साथ खास करके आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे देर रात तक जागने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ चुकी है, तो सुबह फ्रेश नहीं हो सकते, सारा दिन थकान रहता है, और उनसे आप एफिशिएंसी की उम्मीद नहीं कर पाते। ठीक है, शुभम मोगा जी आपके स्टूडेंट है, एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पूछ रहे हैं कि सर अगर माइंड हर टाइम अपसेट रहता हो, मतलब कोई खुशी की बात हो तो भी अपसेट रहता हो, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, रीजन क्या हो सकता है? माइंड अगर आपको खुशी की बात में भी खुशी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको आपने भी सुलझाया नहीं है। तो उनको सुलझाए बिना अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन किया करें, मेडिटेशन से आपको शांति मिलेगी। मेडिटेशन आपको रिलैक्स कर सकता है, लेकिन आपको अपने मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे। आप जब तक अपने इश्यूज को हैंडल नहीं करते, वो मेडिटेशन भी आपको उस लेवल तक मदद नहीं कर पाएगा। तो ये खुशी ना मिल पाना एक बड़ी वजह ये है कि आपके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होंगे शायद, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट पढ़ा होगा, एक बार ट्वीट दोबारा बताएंगे क्या किया हुआ था उन्होंने? मुझे जो मेन ट्वीट था उनका वो ये था कि मतलब पहले आपको मुश्किल सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, बल्कि उन्होंने बहुत साफ तौर पे वीडियो मैंने देखा था, साफ तौर पे कहा था कि अभी तक लोग कहते हैं कि पहले आसान करना चाहिए फिर मुश्किल करना चाहिए। मैं उसका उल्टा ये कहूँगा कि पहले मुश्किल करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल करने से क्या होगा कि आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा फ्रेश होंगे, ज़्यादा अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ज़्यादा फ्रेश होने पर आपको जो आसान क्वेश्चंस हैं वो करते चल रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर आप जाइए उन क्वेश्चंस की तरफ जो मुश्किल हैं या जिनके बारे में आप श्योर नहीं है। ठीक है, एक सत्यवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पीएम ने पढ़ने टाइम बताया था, ना कि एग्जामिनेशन का समय बताया था। नहीं, मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। सर एक बार आप ट्वीट दोबारा चेक कीजिए, उन्होंने एग्जामिनेशन के समय बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ, ये एग्जामिनेशन से जुड़ा ही बताया था, बल्कि आप वीडियो देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। वीडियो तो आपकी भी अवेलेबल है, और वीडियो में उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की जाए। अच्छा है कि प्रधानमंत्री खुद रियलाइज कर गए, कोई और तो क्या जस्टिफाई करेगा कि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मुझे आगे बताइए कि आप रिलेशनशिप्स की बात करें, मल्टीपल रिलेशन जो है चल रहे हैं आज के टाइम के अंदर, इसका कितना इफेक्ट इंसान के दिमाग के ऊपर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एक चीज आपने बोला कि एक छोटे टाइम के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो मतलब छोटे टाइम के अंदर रिलेशनशिप्स रखना एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को क्या बयां कर रहा है?
देखिए खालीपन बहुत है। ठीक है, इसका मतलब है कि खालीपन दूर करने के लिए एक आदमी जो है लगातार रिलेशनशिप्स के अंदर आ रहा है, हाँ, उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चल पाता। वो इसलिए अपने खालीपन को दूर करने के लिए आप रिश्ते ढूंढेंगे, रिलेशंस बनाएंगे, तो वो सही नहीं होता है। रिलेशंस तो मतलब उसकी बुनियाद होनी चाहिए, उसमें एक भरोसा होना चाहिए, उसमें शेयरिंग होना चाहिए। उसके बजाय आप इस्तेमाल के लिए किसी को साथ जोड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो फेल होगा, क्योंकि उसमें कॉमन कुछ नहीं है। उसमें वो बेसिक एलिमेंट जो एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए जरूरी होता है वो है नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा चलता नहीं। तो यानी कि इस सिचुएशन के अंदर हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि उनके रिलेशन जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मान लीजिए आज 2 महीने का है, कल 3 महीने का है, यानी कि वो चाहते हुए भी किसी के साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाते। सिचुएशन में क्या करे वो? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को पहले अपने आप को तो जानना पड़ेगा। ठीक है। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने साथ थोड़ा समय बिताते हैं। अपने साथ समय बिताने का मतलब है कि आप खाली बैठे हैं और अपने थॉट्स को देख रहे हैं, आपकी दिनचर्या को देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में आप इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। लोग वो करते ही नहीं, उसके लिए उनके पास समय ही नहीं है। जब थोड़ी देर खाली होता है तो आप उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और उसमें मोबाइल फोन आपके बड़े काम आता है, क्योंकि इसमें गाने लगा दिए, इसमें आप टिकटॉक वीडियो चला दिए, रील्स चला दिए, कुछ चला दिए, तो वो आप खालीपन भरते गए और आपको जो एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम चाहिए था जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, वो है नहीं। तो आपको ये मालूम है नहीं कि आपको चाहिए क्या, जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, रिश्तों से क्या उम्मीद करते हैं, कभी सोचा नहीं। तो इसलिए हर चीज को जो है यूज एंड थ्रो वाला एक प्रिंसिपल आ जाता है कि ये अभी इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल कर लो, और अभी इसमें आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल गया, ठीक है आगे चलते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप सिर्फ वस्तुओं का इस्तेमाल ही नहीं करते, आप रिश्तों का भी इस्तेमाल कर जाते हैं। और फिर एक वक्त जब आपको इन लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिल नहीं पाता है। तो इसी तरह से रिश्ते रिलेशंस ही खराब होते जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डिवोर्स की। आजकल के समय के अंदर डिवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि कल का ही सेक्टर 14 का मामला लिया जाए तो वो महिला जो बाहर खड़ी थी कह रही थी कि 8 साल का हमारा रिलेशन था, लेकिन अब 1.25 साल के अंदर ही ऐसे अनबन होने लगी है। तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? देखिए क्योंकि अरेंज मैरिज के अंदर हम लोग लगातार लगा करके चलते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन लव मैरिज के अंदर जानने के बावजूद भी ऐसे सिचुएशंस क्यों क्रिएट होती हैं? 2 रीजन। अगर हम लव मैरिज की बात करें तो एक दूसरे को जानते हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि वो कितना जानते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, अपना बेस्ट आगे रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जब आप एक दूसरे से, जिसको आप कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं, शादी से पहले का जो समय होता है, तो दोनों लड़की और लड़का अपना बेस्ट रख रहे होते हैं। तो वो रियल सेल्फ है वो कई बार नहीं रख रहे होते हैं। फिर जब शादी हो जाती है तो शादी होने का मतलब है कि वो रिश्ते, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, जिम्मेदारियां साथ में आती हैं। तो जिम्मेदारियां साथ में आएंगी तो वो पहले वाला अल्हड़पन नहीं होगा, इसमें थोड़ा ठहराव आएगा। अब आप तो अल्हड़पन को प्यार कर रहे थे, अब ठहराव आ गया, जिम्मेदारी आ गई, तो आपका मन उठने लगता है। फिर आप एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, फिर आप उसमें से निकल के भागते हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर आप नएपन की तलाश में जाते हैं। तो वो आपको और ज्यादा गलत रास्ते पे लेके जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये तो बता दिया कि कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, लेकिन उससे बचा कैसे जा सकता है? क्योंकि कई लोग होते हैं, चाहते भी है कि हम लोग ना चलाएं, लेकिन कहते हैं कि मजबूरी हो जाती है। कई बार कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए ऐसा मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के सिचुएशनल होता है कि आप संपर्क में आए, जानकारी बढ़ी और अटैचमेंट्स बढ़ते चले गए, जबकि आप ऑलरेडी कमिटेड है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ ज्यादातर केसेस में तो लोग जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ कई सारी इश्यूज हो सकते हैं। उसमें से एक इशू ये हो सकता है कि आसपास रिलेशनशिप उनके ठीक ना हो, तो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट किस तलाश में होते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, उनको वो एक सपोर्ट सिस्टम उनको चाहिए होता है, उसके पीछे जा सकते हैं। और कुछ तो प्योर एडवेंचर के लिए जाते हैं, और कुछ जो है ये साबित करने के लिए भी इन रिश्तों में जाते हैं कि वो आज भी अट्रैक्टिव हैं। तो उसको साबित, अब इसमें दोनों महिलाएं भी और पुरुष दोनों आते हैं ये साबित करने के लिए कि अभी भी वो अट्रैक्टिव है। क्योंकि हो सकता है कि उनके हस्बैंड से उनको प्यार नहीं मिल रहा, या उल्टा हस्बैंड
को वाइफ उस हिसाब से नहीं देख रही, तो भी इस तरह के रिलेशंस में वो पड़ते हैं। तो कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग केसेस में अलग अलग कारण मिलेंगे आपको, और उनको जब तक एड्रेस नहीं करोगे तब तक इसमें से निकलोगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अपने आप को जानना। बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये है कि वो अपने आप को नहीं जानते और ना जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा करते तो बहुत सारी गलतियों से वो बच सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है मेरे साथ, जयबीर भांकर, ये कह रहे हैं सर समय के साथ ढलना पड़ता है समय के अनुसार, इस पर क्या कहेंगे? समय अजीब सी बात है ये, क्योंकि समय के साथ ढलना जो है, समय नहीं कहता आपको कि आप रिश्तों के साथ धोखा करें जी। समय नहीं कहता है कि आप दूसरों का इस्तेमाल करें और उनको बीच में छोड़ दें। तो ये एक तरह की मौका परस्ती है। तो और आज के दिन जो है सबसे आसान जो वर्ड यूज होता है मौका परस्ती के लिए, अंग्रेजी में बोलते हैं बीइंग प्रैक्टिकल। तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन है तो मौका परस्ती है। तो इसलिए ये एक्सक्यूजेस ना दीजिए कि मतलब वो समय की मांग है। समय नहीं कहता है कि आप 3-4 लोगों को बेवकूफ बनाएं, लेकिन वो कमी आप में कहीं है। समय ने क्या दिया आपको? समय ने एक मौका दिया है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। यानी कि मैरिटल अफेयर से भी ज्यादा या फिर कोई भी अफेयर से ज्यादा आप दोस्ती का भी रिश्ता रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं और सेंसिबल रख सकते हैं। आपको अगर ये अंदाजा हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, आपकी जिम्मेदारियां कौन सी हैं, ठीक है, और इसमें अगर आप मतलब अपने जो ऑपोजिट जेंडर है उसको एक व्यक्ति की तरह देखना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि आप हर महिला को एक महिला ही के नजर से देखते हैं। आप ये मानते ही नहीं कि वो एक दोस्त हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आपने उसको रोल्स फिक्स कर रखे हैं, आप उसी रोल्स के अंदर उसको बार बार देखते हैं, तो फिर आपकी उम्मीदें भी वैसी बनेंगी, है ना। बहुत सारे लड़कों में, यहाँ कई सारे कॉलेजेस में ये बहुत आमतौर पर देखा गया कि वो जो लड़की उनसे पहली बार हंस के बात करती है वो वही खड़े खड़े शादी तक का प्लान बना लेते हैं। बिल्कुल। हालांकि मेरे भी कई दोस्त हैं जिनसे मतलब मैंने नॉर्मली बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी मुझे यही बताया। तो अब आप उसको एक व्यक्ति की तरह लेंगे, बातचीत होगी, अच्छा एक अच्छी फीलिंग रहेगी, और जरूरी नहीं है ना कि मतलब वो शादी की तरफ ही जाए, दोस्त भी तो रह सकते हैं, वो मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने शायद अभी जो हमारे उसको उस हिसाब से तैयार किया भी नहीं। और इन मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं है। आप चाहे स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज में हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी इन मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं, और इनके ऊपर बातचीत करने से हर कोई बचता है। तो जो सबसे जरूरी चीज है उसके ऊपर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपके कंसेप्ट कैसे बनेंगे? फिर आपके कंसेप्ट बनते हैं जो आपने फिल्म में देखा, जो सीरियल में देखा। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज से हम बच्चे को रोकने की ज्यादा कोशिश करेंगे वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि इंसान के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स है जिससे उसको रोका जाएगा, वो उसी तरफ जाएगा। मान लीजिए अगर स्कूल की ही को एजुकेशन की बात की जाए तो को एजुकेशन जो है बचपन से ही सिखाई जाती है, लेकिन अगर बात की जाए लड़के और लड़कियों को बिठाया ही अलग अलग जाता है, उसके अंदर उनके अंदर एक ये भावना आ जाती है कि मैं वहां पर जा करके बैठूं। हालांकि मतलब इस तरीके के हम लोग बातचीत नहीं करते हैं ऐसे मुद्दे के ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज से हमें रोका जाएगा उस चीज की ओर जो है इंसान ज्यादा अट्रैक्ट होता है। देखिए, सही मायनों में हमारे यहाँ को एजुकेशन है नहीं। बिल्कुल। आप किसी स्कूल में चले जाइए जिसको आप कोएड बोलते हैं, कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज में आपको कॉमन रूम मिलेगा। बिल्कुल। कॉमन रूम कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ आती हैं, सबको पता है। ठीक है, स्कूल में आप जाएंगे, क्लासेस के अंदर लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ वाला सिस्टम है। तो वो जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो मेंटेन रहता है। बिल्कुल। ठीक है, और वो सेग्रीगेशन मेंटेन रहता है। आप बातचीत को नॉर्मलाइज नहीं करने देते। फिर यही बच्चे जो हैं ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चोर बन जाते हैं। इनको चोर हमारी व्यवस्था बना देती है, क्योंकि हम इस पे बात ही नहीं करते तो बच्चे भी खुल के शेयर नहीं करते। अगर वो सही समय पे शेयरिंग हो रहा हो तो हम उनको मतलब उनकी मदद कर सकते हैं, गलत होने से रोक सकते हैं। बट आपने शेयरिंग तो एनकरेज किया ही नहीं। ठीक है, शेयरिंग नहीं करते, मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा रीजन है सुसाइड का। सुसाइड भी शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए, सुसाइड की एक बेसिक मतलब वजह जो आपको समझना पड़ेगा कि ना, अभी जो माहौल है सारा का सारा, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे व्यापार खराब है, इस तरह का जो माहौल बनता है, ये माहौल आपको दो तरह की फीलिंग्स देता है। एक फीलिंग है जिसको आप फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बोलते हैं। हेल्पलेसनेस का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा फीलिंग जो आता है वो है होपलेसनेस का, मतलब कुछ हो नहीं सकता। ये दो फीलिंग अगर आपके अंदर बस जाता है तब वो आपको सुसाइड की तरफ लेके जाता है।
अब ये दोनों फीलिंग्स जब बनना शुरू होती है ना, तो ये व्यक्ति जो है अपने आसपास सपोर्ट ढूंढने की कोशिश जरूर करता है, ये बातचीत करता है। लेकिन अगर आसपास के लोग उस इंडिकेटर को ही ना समझे, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। अब वो इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कोई आपका बहुत नजदीक आदमी आपसे कहता है कि यार इससे तो बेहतर है मर जाए, ऐसे जी के क्या फायदा है, ये डायलॉग्स है और आप उसको क्या सीरियसली लेते हैं? सिचुएशन से निकलने की कोशिश नहीं की जाती है। कोशिश करता है, बोलता है, अपने आसपास बोलता है, लेकिन लोग उसको सीरियसली लेते नहीं। वो कहते हैं छोड़ो इसको, छोड़ो, चल बैठ समोसा खाते हैं। हाँ। तो अब कोई सुनता नहीं है। उसके जो इम्पोर्टेंस है ना, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं होता है। तो घरों के अंदर, दोस्तों में, लोगों में जितनी शेयरिंग कम होगी ना, उतना आदमी अपने आप को अंदर से अकेला फील करेगा, महसूस करेगा और फिर वो धकेला जाता है इसकी तरफ। और दूसरी एक बात ये भी है कि ना इन चीज़ों में डॉक्टर्स की मदद लेना, साइकेट्रिस्ट की मदद लेना, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना, अभी भी हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा है। हम इसको लगता है दिमागी तौर से बीमार होते हैं तभी जाते हैं। जी नहीं, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास पूरे होशो-हवास में जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास आप मतलब बिना दिमाग लगाए नहीं जाते हैं। आप वही आदमी हमारे पास आता है जिसको मालूम है कि उसके साथ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो हैंडल करना चाहता है। बिल्कुल। मैं आपसे चाहूंगी कि लगातार शेयर करते रहिए और अगर आप लोगों की भी कोई मानसिक समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। डॉक्टर अनिल जो है आपको लाइव सेशन के अंदर आपकी समस्या का हल देंगे। तो चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। अगर कोई आपका भी सवाल है, आपकी निजी जिंदगी का भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सर आपको मुझे ये बताइए कि अब एग्जाम्स आने वाले, एग्जाम्स के अंदर बच्चे कैसे जो है स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि अगर माँ बाप की बात की जाए तो माँ बाप जो है ये सोचते हैं कि 24 घंटे बच्चे के हाथ के अंदर किताब रहनी चाहिए। तो क्या बच्चा 24 घंटे पढ़ सकता है? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक बच्चे का जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, मतलब वो समय जब वो सबसे ज्यादा चीजों को अपने अंदर अपने साथ जोड़ सकता है, वो लगभग 45 मिनट के करीब है। साइकोलॉजिकल सारे रिसर्च ये बताते हैं। तो 45 मिनट तक वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर ले सकता है। तो अब वो ये थोड़ा बहुत वैरी करेगा, हर बच्चे का एक जैसा नहीं होगा। कुछ बच्चे हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी कर जाए, लेकिन अगर आप सबको एक ही तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट में चीज़ें ग्रास्प कर ली, अब उसके बाद वो उससे उग जाते हैं, तो उनके लिए ब्रेक जरूरी होता है। अब अगर माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि नहीं तुम बैठे रहो, 24 घंटे किताब के साथ नजर आना चाहिए, तो जो 45 मिनट में उसने गेन किया है वो फिर गायब होना शुरू होता है। क्योंकि देखिए एक सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि हर जो बच्चा है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो पैदाइशी तौर पे उसको सीखना पसंद है। ठीक है, हम कहते हैं कि द चाइल्ड लव्स टू लर्न, लेकिन जब आप उसको सीखना ही उसकी मजबूरी बना देंगे ना, तो उसको उस सीखने से नफरत हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है। तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है, उसको इंटरवल्स में करने दीजिए। दूसरा पेरेंट्स को ये खास ध्यान रखना है कि जब बच्चा कुछ चीज़ पढ़ के थक जाता है तो थकने के बाद उसको रिलैक्स कैसे करना है, उसके हाथ में मोबाइल मत दीजिए, उसको टीवी के सामने ना बिठाइए। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको कहो कि 10 मिनट के लिए आराम से लेट जाओ। क्यों? आपके ब्रेन को समय मिल जाएगा कि जो कुछ उसने पढ़ा है वो उसको अंदर एब्जॉर्ब करने का। अगर इसके बीच में अगर ऑडियो विजुअल इंटरफेरेंस आ जाता है ना, तो जो उसने पढ़ा है उसमें से बहुत कम चीज़ें ही रह जाएंगी, रिकॉल नहीं कर पाएगा बाद में। तो ऑडियो विजुअल इंटरफेरेंस जो है ये कम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि बच्चा जो है सही खाना खा रहा है, पानी रेगुलर बेसिस पे पी रहा है। खाने में फास्ट फूड कम से कम, जो बच्चे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, फास्ट फूड इनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये इनको स्लो कर देगा। इनके खाने में खूब सलाद होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और फ्रेश फूड होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जितना अवॉइड करेंगे, उन बच्चों के लिए खास करके जो एग्जाम्स में पे हो रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उनका कंसंट्रेशन बेहतर होगा। हाँ, एक घर का माहौल बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के बीच में कोई भी डिफरेंस हो वो बच्चे के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा करेगा। और बच्चे को कभी भी किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपका बच्चा आपका है,
आपके जीन्स हैं, आपके जेनेटिक्स हैं, उसको आप किसी और से कंपेयर करेंगे, आप बहुत बड़ी जाति कर रहे हैं उसके साथ। उसको इस कंपटीशन के रट में मत डालिए। उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वो खुद है। बिल्कुल। जो वो आज है, कल उसको उससे बेहतर बनने की तरफ लेके जाएंगे। उसको दूसरे से कंपेयर करके आपको नहीं मालूम होगा कि आप उसका स्तर गिरा रहे हैं या आप उसका स्तर उठा रहे हैं। ये ध्यान माँ बाप को रखना है। ठीक है, तो ये मेरे साथ डॉक्टर अनिल मौजूद थे, जो आपको लगातार बता रहे थे कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई क्या क्या प्रिकॉशंस जो है पेरेंट्स को लेनी चाहिए, आगे आने वाले दिन के अंदर एग्जाम्स के अंदर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर आपका कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा, और मैं आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर बता दीजिए सर एक बार अपना। 9255225642। ठीक है, एड्रेस भी बता दीजिए। 188 लाजपत नगर। ठीक है, 188 लाजपत नगर एड्रेस। अगर आप लोगों की भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर अनिल पनिकर से मिल सकते हैं। अगर आप लोग इनसे फोन के अंदर कोई क्वेरी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपको जो है लगातार 2 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी दी जाएगी। उसी बाद अगर आप अपना सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं इनके साथ तो वो भी कर सकते हैं। तो लगातार मैं आपको इसी तरीके से और जगह विजिट कराती रहूंगी। अगर आप लोगों को इनका बताया हुआ कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा, और उस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा कि आपके बच्चे जो है स्ट्रेस से कैसे निकल सकते हैं, कैसे अनिल पनिकर ने जो है आप लोगों को जो भी चीजें बताई है वो आप लोग फॉलो करके अपने बच्चों के अंदर जो है स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ हिसार।